जय हिंद। भारतीय नेवी की जो सबसे बड़ी कमी है वो उसके पास सबमरीन यानी इन पनडुब्बियों की कमी है, और चाइनीज नेवी की जो सबसे बड़ी ताकत है उनके पास ये पनडुब्बियां काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पनडुब्बी इतनी घातक होती है कि किसी भी युद्ध का माहौल चेंज कर सकती हैं। अब भारत इन पनडुब्बियों से कैसे बचेगा? भारत इतनी जल्दी उतनी पनडुब्बियों को बना भी नहीं सकता है। हमसे 4 गुना से ज़्यादा पनडुब्बियाँ हैं। लगभग 72 के पास चाइना के पास पनडुब्बी है और हमारे पास 15 पनडुब्बी है, और इसमें से भी आधी पनडुब्बियाँ पुरानी हो चुकी हैं। हालांकि फ्रांस के सहयोग से मझगांव डकयार्ड में इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय लगेगा। और मौजूदा परिस्थिति में अगर चीनी पनडुब्बियां भारत में घुस जाएंगी, और ये इन्हें साइलेंट किलर कहते हैं, ये टारपीडो की मदद से किसी भी भारतीय पनडुब्बी को या भारत के दूसरे जहाजी जंगी जहाज़ों को, वारशिप को, जो बड़े बड़े शिप हैं उन्हें मार के डुबा सकती हैं। जर्मनी इन्हीं पनडुब्बियों की बदौलत से द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा तांडव मचाया था। तो इन पनडुब्बियों से जो टारपीडो मिसाइल फायर की जाती है उससे कैसे बचा जाएगा? इससे बचने के लिए डीआरडीओ ने मारीच नामक एंटी टारपीडो डेकॉय डेवलप कर गया है। तो पहले तो आपको सबमरीन के टारपीडो समझना पड़ेगा, फिर डेकॉय को समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी जो पनडुब्बी होती है वो पानी के नीचे रहती है। जब हम आपको पनडुब्बी पढ़ाएंगे ना तो आपको टोटल पनडुब्बी के बारे में बता देंगे। ये ऊपर देखने के लिए एक पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। अभी टारपीडो समझिए, क्योंकि इस टॉपिक में हम आपको टारपीडो समझाएंगे। तो जो टारपीडो होता है ये एक तरह का मिसाइल होता है, लेकिन ये मिसाइल जो होता है ये समुद्र के अंदर ही चलता है। ये मिसाइल को हम टारपीडो कहते हैं। ये पानी के अंदर आता है, इसलिए आप पता भी नहीं कर सकते। हालांकि सोनार द्वारा इसका पता किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि बहुत घातक होता है, बड़ी बड़ी जहाज को गिरा देता है। और सबसे बड़ी खराबी क्या है कि इसका स्पीड कम होता है और ये आधे घंटे ही चल सकता है, उससे ज़्यादा ये चल नहीं सकता। तो आप आधे घंटे तक इसको फंसा दिए इधर उधर तो ये अपने से डिस्चार्ज हो जाएगा, इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगा। अब ये टारपीडो काम कैसे करता है? तो टारपीडो के आगे एक छोटा सा सोनार लगा होता है। सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं कोई चीज आगे है या नहीं। तो जैसे कोई भी पानी वाली जहाज चलेगी तो उसके नीचे जो होता है उसका प्रोपेलर होता है। प्रोपेलर मतलब वो पंखा जिससे ये पानी को काटता है। ये यहाँ पे प्रोपेलर है। तो ये प्रोपेलर जो होते हैं जो इतनी तेजी से चलेंगे उतने ज्यादा वहां पर पानी को काटेंगे, जिस वजह से बुलबुला बनेगा और आवाज तेज आएगी। पनडुब्बियों में भी प्रोपेलर होता है। ये प्रोपेलर ही जितना तेज घूमेगा उतनी तेज आवाज आएगी। और ये पनडुब्बी तो पानी के नीचे चली जाती है, तो ये प्रोपेलर घूमेगा तभी आगे चलेगी। तो इनके लिए सबसे घातक होता है इनका प्रोपेलर। यही पकड़ा देता है इनको कि क्या हलचल हो रही है, उस हलचल को पकड़ लेते हैं। पनडुब्बी के पीछे के प्रोपेलर से जो आवाज निकलती है, जो पानी के कटने से जो बुलबुला बनता है, इसी से पनडुब्बी पकड़ में आ जाती है। जितना तेज चलेगी उतना ज्यादा बुलबुला बनेगा। प्रोपेलर की इस हलचल को पकड़ने के लिए सोनार का यूज होता है। हालांकि सोनार जो होते हैं सब वो उसके पानी वाली जहाज में ही लगा दिया जाता है, या फिर हेलीकॉप्टर से लगा के उसको रस्सी की मदद से नीचे पानी में लेके कुछ देर रोका जाता है, जिस वजह से उतने दूर की निगरानी हो जाती है। या फिर सोनार को पानी में गिरा दिया जाता है और उसे इस तरह से बनाया जाता है कि पानी में न डूबे और अंदर की सारी सिग्नल लेके वो ऊपर भेज सकता है हवाई जहाज वगैरह में। तो कई तरह से इसे डिटेक्ट किया जाता है। देखिए, जो टारपीडो होता है इसकी भी एक खराबी क्यों इसके पास भी तो प्रोपेलर होता है। ये प्रोपेलर इसका आखिर ये कैसे चलेगा? यही प्रोपेलर चलता है अंदर की एनर्जी द्वारा। ये आधा घंटा चल सकता है, तो ये दूसरे के प्रोपेलर को पकड़कर आगे बढ़ता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके प्रोपेलर को पकड़ के इसको मारा जा सके। एक्चुअली टारपीडो को मारना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होता है। ये 10 फीट के लगभग लंबा होता है और 2 फीट का इसका डायमीटर होता है। इतना ही होता है। तो इतना छोटे चीज को समुद्र में मार के गिराना काफी मुश्किल होता है। लेकिन दिमाग क्या लगाया गया कि इसको हम लोग भटका सकते हैं रास्ता। तो पहले अभी इसका वर्क समझते हैं। इसे आप कहीं से भी छोड़ सकते हैं। इस टारपीडो को, समुद्र के अंदर चलने वाली मिसाइल को हम टारपीडो कहते हैं। इसे आप पनडुब्बी से छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ से टारपीडो छोड़ दिया गया पनडुब्बी से। आप इसे पानी वाली जहाज से भी लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आप P-8I जो विमान है यहाँ से भी आप लॉन्च कर सकते हैं इस टारपीडो को। लेकिन अगर ये टारपीडो आधे घंटे के अंदर अंदर अपने मंजिल तक, अपने टारगेट को नहीं पहुंच पाया तो ये काम करना छोड़ देगा। ये कैसे पहुंचेगा? तो इसके आगे सोनार है। ये दूसरी पनडुब्बी या दूसरी वारशिप की प्रोपेलर की आवाज को सुनकर पहुंच जाता है, क्योंकि जब प्रोपेलर चलता है तो तरंग छोड़ता है। इसी का फायदा उठा लिया डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने मारीच को डेवलप करने में।
मारीच जो है वो एक तरह का डेकॉय लॉन्चिंग सिस्टम है। डेकॉय उसे कहते हैं जो नकली चीज होती है, नकली इंस्ट्रूमेंट होता है जो असली की तरह तरंग छोड़ता है। मतलब आप अगर डेकॉय को लॉन्च कर देंगे, इस तरह से लॉन्चिंग पैड होता है, मिसाइल की तरह होता है, अपने जहाज के 1-2 किलोमीटर इधर उधर आप लॉन्च कर दीजिए तो वो जाएगा और पानी में इस तरह से, अब पानी में पूरी तरह डूबेगा नहीं, बाहर ही रहेगा और सेम वैसे ही आवाज पानी के अंदर उत्पन्न करेगा जिस तरह से प्रोपेलर घूमने से उत्पन्न होता है। और इसको 10-20 की संख्या में 2-3 किलोमीटर की इधर उधर छोड़ दिया जाता है और ये शिप आगे निकल जाती है। इससे फायदा क्या होता है कि जब वो आता है टारपीडो मारने के लिए तो वो इन्हीं सब के आवाज में कंफ्यूज हो जाता है। वो थोड़ी ना मशीन थोड़ी फर्क पता कर पाती है कि क्या चीज है, वो तो कुछ खास सिग्नल से पता करता है। तो जितना सिग्नल इससे होता है निकलता है उससे ज्यादा क्लियर सिग्नल ये डेकॉय निकाल देता है। अब वो जो पनडुब्बी से छोड़ा गया जो टारपीडो है वो रास्ता ही भटक जाता है अपना और वो मार नहीं पाता है। अब ये डेकॉय भी दो तरह से, एक लॉन्चिंग डेकॉय होते हैं, इसके पीछे एक विंग डेकॉय होते हैं जो इससे रस्सी से बांध के मतलब और 2 किलोमीटर दूर तक इसके साथ ही चलाया जाता है क्योंकि इसका प्रोपेलर पीछे होता है और रस्सी से डेकॉय को 2 किलोमीटर बांधिएगा पीछे तो वो जो पनडुब्बी से छोड़ा गया टारपीडो है वो उधर ही फंस के रह जाएगा। इस तरह से DRDO के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से अपनी जहाजों को सिक्योर कर लिया। इसे काफी दिन से ट्रायल में लिया जा रहा था, लगभग 2015 से ही इसे कई तरह के वारशिप पर हम लोग ट्रायल भी कर चुके थे। अब इसे पूरी तरह नौसेना में शामिल कर दिया गया है। अतः अब पनडुब्बी जितनी भी आए वो मारेंगी तो उनका टारपीडो अपने टारगेट पर लगने से पहले ही वो भटक सकता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस करके रास्ते में ही भटक जाएगा। देखिए दुश्मन की टारपीडो 3 तरह से हमला कर सकती है। उसकी पनडुब्बी हमारे शिप पर हमला कर सकती है, या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से हमारी पनडुब्बी को पानी के अंदर मार सकती है, या दुश्मन का शिप हमारी किसी पनडुब्बी को मार सकता है। तो इन तीनों को समझते हैं। ये एक फ्रिगेट यानी पानी वाली जहाज है। अब ये जब समुद्र में जाएगी तो इसको समुद्र, ये पनडुब्बी है, मान लीजिए ये दुश्मन की पनडुब्बी है। अब ये दुश्मन की पनडुब्बी उसको अंदाजा लगा लिया कि ये 10 किलोमीटर है, लेकिन वो डायरेक्ट मारेगा तो ये निकल जाएगा, तो ये थोड़ा सा आगे निशाना लेगा। जैसे ये पनडुब्बी यहाँ है, ये सोच दिया कि इंटरसेप्शन पॉइंट यहाँ है, तो ये यहाँ से अपना टॉर्पीडो लॉन्च कर देगा। ये टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया। अब जैसे ये लॉन्च किया तो इसके ऊपर रडार घूम रहे हैं। ये इतना एरिया में बता, इस रडार का एरिया है। जैसे इस एरिया में आएगा इसको पता चल गया कि हमारे पीछे टारपीडो आ रहा है। अब ये क्या करेगा, मारीच टारपीडो को फेंक देगा। अब देखिए चारों ओर से मारीच टारपीडो को फेंक दिया। अब ये क्या करते हैं, हवा में डूबते नहीं है, ऊपर ऊपर रह के और तरंग को छोड़ देते हैं। इसका एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे। अब ये चारों ओर तरंग बना देगा। अब ये टारपीडो कंफ्यूज हो जाएगा किसको मारे। इसको तो लगेगा कि भाई चारों ओर पानी वाली जहाज है, वो देख के तो आ नहीं रहा है, इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। उधर निकल गया हमारा, अपनी जहाज बच के निकल जाएगी। ये टारपीडो जब तक एनर्जी है घूमते रहेगा। अब ये इसको क्या पता कि हमको सिग्नल कोई दे रहा है, डेकॉय है जो मारीच है वो दे रहा है। अब ये धीरे धीरे इसको ढूंढते रहेगा, इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और हम लोग का जो जहाज है वो निकल जाएगा सेफ। इसमें आप देखिए कि किसी हेलीकॉप्टर या जहाज से अगर किसी पनडुब्बी पर टारपीडो मारा जाएगा तो पनडुब्बी कैसे बचेगी। आजकल सर्विलांस बहुत तेज हो गया है, जासूसी। हेलीकॉप्टर से क्या किया जाता है, सोनार को समुद्र में लटका दिया जाता है। वो सोनार जो होते हैं समुद्र में चले जाते हैं और अंदर से सिग्नल भेजने लगते हैं बाहर वाले को। जैसे इसको अभी सिग्नल नहीं मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर जो सोनार है, जैसे जो जहाज से देखिए रस्सी द्वारा ये हेलीकॉप्टर द्वारा अंदर जा चुका है वो सोनार समुद्र के अंदर जाएगा और पूरी तरह सिग्नल छोड़ने लगेगा। ये सिग्नल जैसे ही हमारी किसी पनडुब्बी या जहाज से टच में आएगा उसका वेव टूटने लगेगा और तुरंत वो जाकर रडार पर बता देगा उसके स्क्रीन पर सोनार के कि हमको एक पनडुब्बी डिटेक्ट हो गई है। अब इसको मारने के लिए, इस जहाज या पनडुब्बी को मारने के लिए टारपीडो लॉन्च किया जाएगा। टॉर्पीडो को हम हेलीकॉप्टर से, जहाज से या फिर खुद पनडुब्बी से ही मार सकते हैं। ये टॉर्पीडो अंदर चला जाएगा। अब ये टॉर्पीडो जो अंदर गया है वो सिग्नल की मदद से पनडुब्बी को ढूंढ लेगा। पनडुब्बी के पीछे जो प्रोपेलर घूमता है इसी की आवाज को वो पकड़ लेता है और उसको पकड़ते हुए ये इसके पीछे आएगा और अगर ये रुका रहेगा तो भी मार देगा, भागेगा तो पकड़ लेगा। तो यहीं पर मारीच को लगा दिया जाएगा। अब जो मारीच है पनडुब्बी के ठीक ऊपर ही ये लॉन्चिंग सिस्टम लगाया जाता है दोनों ओर के लिए और यहां से हम लोग लाइन से मारीच को छोड़ देंगे। 3-4 डेकॉय को छोड़ेंगे लोग, 1-2 को नहीं छोड़ेंगे, कई सारे डेकॉय को हम लोग छोड़ते हैं। यहां से कई सारे डेकॉय छोड़ने से फायदा ये होता है कि पनडुब्बी जो को मारने के लिए जो टारपीडो आ रहा है या जहाज को मारने के लिए जो टारपीडो आ रहा है वो इन्हीं डेकॉय से उलझ जाएगा, इन्हीं के सिग्नल से। अब ये क्या करते हैं डेकॉय, ये सिग्नल बहुत ही ज्यादा छोड़ने लगते हैं। ये अपने पास से बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल छोड़ेंगे। अब जो टारपीडो आ रहा है मारने के लिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब ये टारपीडो को देखिए, उस
उसकी आवाज सुनाई देने लगी उसको, तो बस ये उधर घूम जाएगा। इसको जिधर आवाज आएगी ये उधर ही घूमते जाएगा और ये कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे इधर का कोई डेकॉय सिग्नल छोड़ा तो वो उधर घूम जाएगा। अब डेकॉय इतना छोटा होता है कि उसमें टकरा ही नहीं पाएगा, डेकॉय भी भागते रहता। अब ये उधर गया, उधर भी कोई सिग्नल छोड़ देगा तो घूम के आएगा। इसको पूरी तरह से उलझा के रखना है जब तक कि इसकी बैटरी जो इसके अंदर का प्रोपेलर सिस्टम है वो डिस्चार्ज ना हो जाए और पूरा गिर ना जाए। इसको चारों ओर से डेकॉय के सिग्नल में कंफ्यूज कर दिया जाएगा। अब इसको समझ में नहीं आएगा कि हमको जाना कहाँ है, क्योंकि ये केवल और केवल आवाज को पकड़ के आगे बढ़ रहा था। इसको चारों ओर से आवाज की जाल में एकदम फंसा दिया जाएगा। ये इधर उधर एक ही एरिया में घूमते रहेगा जब तक पनडुब्बी वहां से निकल जाएगी और इसका चार्जिंग एक समय ऐसा आएगा कि अपनी ऊर्जा को खो देगा और धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर और ये समुद्र के तल में जाकर गिर जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद ये जो इनकी शक्ति खत्म हो जाती है और ये समुद्र में जाकर गिर जाते हैं और हमारी जहाज बच जाती है। इसमें समझते हैं कि दुश्मन का शिप अगर टारपीडो छोड़ के हमारी पनडुब्बी को मारेगा तो पनडुब्बी कैसे बचेगी। जैसे ही किसी शिप से टारपीडो को लॉन्च किया जाएगा या पनडुब्बी से, तो ये टारपीडो जो है भारतीय जहाज़ों को या भारतीय पनडुब्बियों की ओर बढ़ेगा और जैसे ये बढ़ेगा इस पे हमारी पनडुब्बियों में लगा मारीच इसको सेंस कर लेगा कि ये कोई टारपीडो हमारी ओर आ रहा है और ये डेकॉय छोड़ देगा। डेकॉय उसको भटका देगा, रास्ता कंफ्यूज कर देगा। जैसे ये जा रहा है और इसको आभास हो गया इस पनडुब्बी को कि आ रही है, तो इसने यहाँ तुरंत मारीच डेकॉय को छोड़ देगा। अब ये खुद उसी तरह सिग्नल उत्पन्न कर देगा। ये पनडुब्बी के पास ना जाके इधर ही भटक जाएगी इसी के सिग्नल में। ये तो आप समझे कि अगर हमारे ऊपर कोई टारपीडो से हमला कर दिया कोई पनडुब्बी अंदर अंदर, तो हम उस टारपीडो को कैसे हम गुमराह करेंगे। लेकिन क्या हम गुमराह ही करते रहेंगे, वो पनडुब्बिया को मारेंगे कि नहीं। तो किसी भी पनडुब्बी को मारने के लिए आप टारपीडो छोड़ सकते हैं, लेकिन उस टारपीडो से खुद भी बच जाएगा डेकॉय द्वारा। इसीलिए पनडुब्बियों पर अचूक हमला करने के लिए हम लोग डेप्थ चार्ज को भेजते हैं। डेप्थ चार्ज क्या होते हैं, गहराई में जाकर ब्लास्ट करने वाले एक बम होते हैं। पहले इसे हम लोग मैकेनिकली गुलेल की तरह फेंकते थे पनडुब्बियों के पास, लेकिन अब इसका बहुत अच्छा लॉन्चर आ गया है। ये कई सारे डेकॉय डेप्थ चार्ज को एक साथ फेंक सकता है किसी भी डायरेक्शन में, जैसे उसे सोनार द्वारा सिग्नल मिल जाता है। तो ये जैसे नीचे जाता है तो ब्लास्ट करता है। इसके ब्लास्ट से इतना बड़ा झटका होता है कि ऊपर तो हम एक्सप्लोजन को देख सकते हैं, लेकिन मेन झटका अंदर आता है जिससे कि सबमरीन के अंदर की दीवारें टूट जाती हैं और सबमरीन काम करना बंद कर देता है। उसमें दरार पड़ने से पानी भर जाता है और पनडुब्बियां डूब जाती हैं। डेप्थ चार्ज के ब्लास्ट से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है ऊपर की ओर, लेकिन इसका मेन झटका जो होता है अंदर की पनडुब्बियों पर ही देखा जाता है। हालांकि इसको बाहर से काफी दूर से आप देख सकते हैं जब भी कभी कोई डेप्थ चार्ज एक्सप्लोज करता है तब। मॉडर्न वॉरफेयर के समय में इसके लॉन्चर काफी अभी तगड़े हो गए हैं। ये एक साथ कई की संख्या में फायर कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। अतः पनडुब्बी के लिए भी अब ज्यादा खतरा बढ़ते जा रहा है। जैसे ही कोई पनडुब्बी सोनार में डिटेक्ट होती है, डेप्थ चार्ज को छोड़ दिया जाता है। इस डेप्थ चार्ज को जब लॉन्च किया जाता है तो इसके ग्रुप में लॉन्च किया जाता है ताकि पनडुब्बी बच न जाए और ये 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में जाके गिरते हैं और जहां गिरेंगे वो सीधे पानी के अंदर जाते हैं ताकि पनडुब्बी पर ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सके। ये भारी होने की वजह से नीचे डूबने लगते हैं और पनडुब्बी का जो एरिया होता है, क्योंकि पनडुब्बी बहुत स्पीड में नहीं जा पाती है और उसके आसपास ये क्या करते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं, जिस वजह से पनडुब्बी ब्लास्ट हो जाती है। इसको झटके को इतना देर तक पनडुब्बी रोक नहीं पाती है। जो डेप्थ चार्ज होते हैं वो सबमरीन को टच नहीं करते हैं बल्कि उसके बगल में आके फूट जाते हैं, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर टूट जाता है। अगर कई डेप्थ चार्ज का एक बार में अटैक होता है तो पनडुब्बी वहां पे टूट जाती है, इतना जोर से उसका झटका लगता है। तो आई होप आप पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले टारपीडो और पनडुब्बी को कैसे डुबाया जाता है इसके बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप कहेंगे तो कभी बना देंगे कि पनडुब्बी कैसे काम करती है, इसका सिस्टम क्या होता है और ये पानी वाली जो जहाजें होती है इसका एंकर क्या होता है, इसका निचला भाग लाल क्यों कर दिया जाता है किसी का भी, और क्या होगा अगर समुद्र में कोई पानी वाली जहाज खड़ी है और सुनामी आ जाए तो ये नहीं डूबता है, आखिर ये सुनामी से कैसे बच जाता है। और इस पनडुब्बी किसी भी जहाज के आगे देखिएगा तो एक एक्स्ट्रा इतना सा लोहा निकला रहता है, इसका काम क्या होता है यहाँ भी देखेंगे। ये काफी जरूरी है इसको निकालना। इस सब के बारे में हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे हम स्पाइक बम के बारे में, एक्चुअली स्पाइक बम जो है इजराइल से आया है। हम थंबनेल में उसको लिख दिए कि इजराइल से आया है, उसमें थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी, हम उसको बोल दिए थे जल्दबाजी में कि वो फ्रांस से आया है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बोलने में गलती हो गई। एक्चुअली जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसमें से कट करना काफी मुश्किल होता है, वो अपलोड होने के बाद हमको ध्यान में आया था, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट टाइम से हम इसका ध्यान रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।